हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पर। और जोरदार स्वागत है आपका इस जनरल साइंस की सीरीज में। इसमें अभी हम फिजिक्स को कवर कर रहे हैं और लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर 1 को कंप्लीट किया था, जिसका नाम था यूनिट। और आज हम कवर करेंगे चैप्टर 2 को, जिसका नाम है गति यानी कि मोशन। ये चैप्टर थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मे बी हम इसे 2 पार्ट में कवर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये सीरीज सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल है। और इस चैप्टर में हम जो कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैं उनके नाम बता देता हूँ। जैसे सदिश और अदिश राशियाँ क्या हैं, इन दोनों के बारे में हम समझेंगे, साथ ही उनका कंपैरिजन करेंगे। उसके बाद हम दूरी को समझेंगे और दूरी के साथ फिर विस्थापन को। फिर इन दोनों में हम कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे कि दूरी और विस्थापन यानी कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्योंकि ज़्यादातर टाइम हम इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जामिनर भी इनके डिफरेंस से लेके ही क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद फिर चाल और वेग, इन दोनों को भी हम एक एक करके समझेंगे और फिर इनमें डिफरेंस समझेंगे कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या अंतर होता है। जनरली हमको ये पता नहीं होता है जब तक हम इनको कंपैरिजन करके ना समझें। उसके बाद त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन को समझेंगे। ये सभी आपको देखने में अलग अलग लगेंगे, बट ये सभी एक जैसे हैं और एक दूसरे से लिंक हैं और इनको हम आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद फिर प्रक्षेपक गति यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन को, उसके बाद फिर वृत्तीय गति यानी कि सर्कुलर मोशन को समझेंगे। और फिर उससे रिलेटेड कोणीय विस्थापन यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे। जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझ लेंगे तो उसी सीरीज में क्या फिर समझेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप देख सकते हैं जैसे वहाँ विस्थापन, विस्थापन के बाद वेग, वेग के बाद त्वरण। उसी प्रकार यहाँ पे वृत्तीय गति, उसके बाद फिर कोणीय विस्थापन और फिर उसी सीरीज में कोणीय वेग। तो इनका क्या है, एक क्रम है, तो हमें ये उसी क्रम में समझने और पढ़ने हैं। उसके बाद फिर हम न्यूटन के जो लॉ ऑफ मोशन है उनको समझेंगे और फिर संवेग आवेग और साथ ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इनको कवर करते हुए आगे चलेंगे। ठीक है, एक एक करके सारे चीज़ों को कवर करते हैं और ये इस कोर्स के कुछ फीचर्स हैं जो इस कोर्स की विशेषता है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले, जैसे हमने लास्ट क्लास में यूनिट वाली में बताया था आपको कि राशियां यानी कि भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां। लेकिन वो हमने बताया था उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, जिस बेस पे वो बनी होती हैं उस बेस पे क्या है, दो प्रकार की होती हैं। मूल राशियां यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी व्युत्पन्न राशियां यानी कि ड्राइव्ड क्वांटिटी। लेकिन आज हम दिशा के आधार पे यानी कि डायरेक्शन के बेस पे इनको समझेंगे और ये दो प्रकार की होती हैं, एक अदिश और सदिश। ठीक है, जो अदिश हैं उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब समझते हैं कि अदिश राशियां यानी कि स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं। तो इसकी सिंपल सी भाषा है, जैसा कि इसका नाम दिख रहा है आपको, अदिश, यानी कि जो दिशा पे ज़्यादा डिपेंड ना करे। तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती है। आपको यहाँ पे दो की पॉइंट पे ध्यान देना, पहला परिमाण और दूसरा दिशा। तो ये कह रहा है कि जिसमें केवल परिमाण होता है, यानी कि परिमाण तो होगा बट उसमें डायरेक्शन नहीं होगी, दिशा नहीं होगी, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहते हैं। साथ ही आपको कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा आदि। तो आप इन राशियों को देख के भी समझ सकते हैं। जैसे द्रव्यमान यानी कि 5 kg या 5 ग्राम या कुछ भी। तो जो द्रव्यमान है ये डिपेंड नहीं करता कि वो किस डायरेक्शन, इसमें डायरेक्शन का कोई भी रोल नहीं है कि ये किस डायरेक्शन से है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल होती हैं। ठीक है, लेकिन नोट करके कुछ आपको राशियां दी गई हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन हो सकता है और एग्जामिनर ज़्यादातर इन्हीं को एग्जाम में पूछता है, तो इसलिए मैंने इनको नोट पॉइंट करके लिखा है। तो वो कौन कौन सी हैं, पहली है करंट, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, यानी कि विद्युत धारा। ठीक है, तो विद्युत धारा एक अदिश राशि है, जबकि करंट क्या है, एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। बट ये जो सदिशों का
योग का नियम है, त्रिभुज योग का नियम, उसको पालन नहीं करता, उसको फॉलो नहीं करता, उसकी वजह से ये अदिश राशि है। ठीक है, तो आप इसको इम्पोर्टेंट करके याद कर लेंगे, आप यहाँ पे इम्पोर्टेंट लिख भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर, ताप, वो भी एक अदिश राशि, और दाब, ये भी एक अदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद समझते हैं सदिश राशि। ये जस्ट अदिश का अपोजिट है, यानी कि उल्टा है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी के नाम से। तो जैसा कि इसके भी नाम से पता चलता, सदिश यानी कि दिशा के साथ। ठीक है, तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, और जो योग के निश्चित नियमों के अनुसार जोड़ी जाती है। मैंने अभी जैसे लास्ट स्लाइड में जिस योग के नियम यानी कि सदिशों के त्रिभुज का योग का नियम जो होता है उसकी बात की थी, तो ये उसको फॉलो करती है, तो उन्हें कैसी राशि कहते हैं? उन्हें सदिश राशि कहते हैं। ठीक है, जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण आदि। ठीक है, जैसे अगर हम विस्थापन की ही बात करें, तो विस्थापन जैसे सपोज करें 5 मीटर। ठीक है, तो 5 यहाँ पे क्या हो गया? आपका परिमाण हो गया, मैग्नीट्यूड। बट अब ये मीटर है, तो जिसमें क्या है? विस्थापन। अब विस्थापन है, तो विस्थापन डिपेंड करता है। देखो, अगर ये मूल बिंदु है कि विस्थापन इस डायरेक्शन में हुआ है या इस डायरेक्शन में। ठीक है, अगर सपोज करो कोई व्यक्ति 5 मीटर इस तरफ गया, ठीक है, तो वो +5 हो गया। ठीक है, इस डायरेक्शन में पर्टिकुलर इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर वो फिर घूम के और 5 मीटर और इधर आ गया, ठीक है, लेकिन चला तो वो 5 ही मीटर, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी? उल्टी होगी, तो इसे हम -5 मानेंगे। तो यहाँ पे जो इस मूल बिंदु पे वापस इसका डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। तो यहाँ पे आप सिंपल सा देख सकते हैं कि दिशा बदलने से कैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह की राशियां सदिश राशि कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ आपको दो चित्र भी दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। एक इमेज है स्केलर की और दूसरी है वेक्टर की। ठीक है, और यहाँ पे एग्जांपल है एक स्पीड का और दूसरा वेट का। ठीक है, आप वेट और मास में कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, वेट भार होता है और मास द्रव्यमान होता है। वैसे तो आपको जो मैंने जो एग्जाम्पल बताए आप उन्हीं से समझ गए होंगे। ठीक है, और बाकी अगर आप इसे भी समझना चाहें तो यहाँ पे ध्यान रखें कि वेट और मास में कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मास अलग राशि है और वेट अलग राशि है। इसके बाद समझते हैं दूरी की। दूरी क्या है? तो डिस्टेंस यानी कि किसी दिए हुए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं, और यह कैसी राशि है? अदिश राशि है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कैसी राशि है, अदिश सदिश, बस सिंपल इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपके वनडे एग्जाम में नहीं पूछा जाता। ठीक है, और ये सदैव कैसी? एक धनात्मक यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्वांटिटी यानी कि धनात्मक राशि है। वो कैसे? ये मैं भी आपको समझाता हूँ। तो जैसे इसकी परिभाषा में दिया गया है, किसी समय अंतराल में, मान लो 5 सेकंड, 10 सेकंड में, तो वस्तु द्वारा मतलब कोई मार्ग तय किया गया, चाहे भले ही वो सीधा है या टेढ़ा है, किसी भी तरीके से। ठीक है, पॉइंट ए से चला और पॉइंट बी तक पहुंचा, तो इसने टोटल डिस्टेंस जितना कवर किया चल के, वो क्या है? दूरी। ठीक है, ये टोटल मार्ग की लंबाई क्या है? दूरी। ठीक है, ये सदैव पॉजिटिव होगी, चाहे भले ही वो घूम के आ जाए, कैसे भी आ जाए, ये सदैव जुड़ती ही जाएगी। जैसे यहाँ पे 5 मीटर, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50 ऐसे। ठीक है, अभी इसके हम बिल्कुल पैरेलली समझेंगे किसको? विस्थापन को, डिस्प्लेसमेंट को। जब डिस्प्लेसमेंट को समझेंगे तो ये और ज़्यादा समझ में आपको आ जाएगी कि दूरी क्या है। ठीक है, तो अब समझते हैं विस्थापन को यानी कि डिस्प्लेसमेंट को, कि विस्थापन क्या है। ठीक है, तो विस्थापन क्या है? एक निश्चित दिशा में दो बिंदुओं के बीच की लंबवत, और साथ ही ब्रैकेट में दिया है न्यूनतम। हो सकता है आपको लंबवत समझने में थोड़ी कठिनाई हो, बट न्यूनतम यहाँ पे सब ऐड कर दिया है कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच में न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं, और यह एक सदिश राशि है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो ये समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो
ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अगर मान लो कोई इस तरीके से कर्व बनाता हुआ पॉइंट बी तक पहुंचता है और इसने 15 मीटर की दूरी तय की है, लेकिन विस्थापन की शर्त कहती है, डिस्प्लेसमेंट की जो कंडीशन है वो कहती है कि न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी तभी हो सकती है जब हम बिल्कुल सीधे जाएं, ठीक है, ए से बी। तो ये तो कुल 10 ही मीटर बैठती है। तो ये जो 15 मीटर है ये है दूरी यानी कि डिस्टेंस, और ये 10 मीटर है ये है विस्थापन। तो वो आपकी समझ में क्लियरली आ गया होगा, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे इमेज भी ऐड की गई है, आप इससे भी समझ सकते हैं, ठीक है। ये स्टार्ट वाला पॉइंट है, यहाँ से कोई चलना शुरू करता है व्यक्ति और वो इस तरीके से एक टेढ़ा मेढ़ा मार्ग फॉलो करता हुआ ये एंड पॉइंट पे आ जाता है। देखो इसने कितना बड़ा जो मार्ग है वो चुना है आने के लिए यहाँ तक, लगभग ये 50 मीटर हो सकता है। बट ये तो इसका डिस्टेंस यानी कि दूरी होगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो स्टार्ट से एंड का एकदम डायरेक्ट पॉइंट मिला दें, बिल्कुल सीधा, ठीक है। तो इसकी न्यूनतम दूरी हो सकती है, यानी कि इससे कम तो हो ही नहीं सकती। तो ये इसका क्या कहलाएगा, विस्थापन। ये मुश्किल से 8 से 10 मीटर होगा, ठीक है। लेकिन इसके साथ कुछ पॉइंट जुड़े हैं, उनको भी देख लें। जो विस्थापन है यानी कि डिस्प्लेसमेंट, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इसके साथ तीनों कंडीशन पॉसिबल है, जबकि डिस्टेंस यानी कि दूरी के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं था, वह वो केवल पॉजिटिव ही होगा। अब समझते हैं ये कैसे। जैसे ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अगर सिंपल कोई व्यक्ति यहाँ से ऐसे गया, ठीक है, तो ये पॉजिटिव में बढ़ता जाएगा, जैसे यहाँ 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक जाता है और इस तरीके से जाता है, ठीक है, और फिर वापस घूम के इस तरीके से आता हुआ और एक बिंदु सी तक पहुंच जाता है, ठीक है। सपोज करो यहाँ से 5, 10, 15, 20 ऐसा चलता है, फिर वापस जब घूमेगा तो ऐसे ही 25, तो डिस्टेंस क्या फिर वापस कम होना, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या फिर कम होना 20 से, फिर वापस क्या 15 हो जाएगा, फिर 10, फिर 5, फिर 0 और इधर आके -5, ठीक है। तो ये माइनस में हो गया। और तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है कि ए पॉइंट से चलेगा और जैसे बी तक गया, ठीक है, और फिर बी से वापस ए पे आ गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0, क्योंकि ये वहीं आ गया। तो एक इस कंडीशन में क्या हो गया, 0 हो गया, ये वाली कंडीशन, ठीक है। आई होप ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आ गई होंगी। और इसका जो एसआई मात्रक है वो क्या है, मीटर। तो दूरी हो या विस्थापन हो, दोनों का जो एसआई यूनिट है वो क्या है, मीटर ही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, और इन्हीं दोनों पॉइंट से मिलकर दो चीजें बनेंगी। एक होगी चाल, एक होगा वेग। क्या होंगे, एक होगी चाल जिसे बोलेंगे स्पीड, और दूसरा होगा वेग जिसे बोलेंगे वेलोसिटी, ठीक है। जो चाल है वो बनती है दूरी से यानी कि डिस्टेंस से, और जो वेग है वो बनती है विस्थापन से यानी कि डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो आप इसी क्रम में समझते हुए चलेंगे, बिल्कुल। तो अब यहाँ पे जैसे चाल की बात कर रहे हैं यानी कि स्पीड की, तो किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, अर्थात चाल एक अदिश राशि है। जब दूरी एक अदिश राशि थी तो सिंपल सी बात है, उससे बनी हुई जो नेक्स्ट राशि है चाल, वो भी एक अदिश राशि ही होगी, ठीक है। आपको ये याद करने में आसानी होगी जब हमने याद कर लिया कि दूरी अदिश राशि है। अब जो चाल है स्पीड वो दूरी से ही बनी है, तो हम इसको ऐसे मान लें कि हाँ अब चाल भी अदिश होगी, ठीक है। तो आपको दोनों याद हो जाएंगे उसी से। तो एक बार फिर डेफिनेशन को देखो, किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड यानी कि एक सेकंड में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। जब प्रति जोड़ दिया तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब ऐसे बढ़ा भी सकते हैं। तो चाल का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि कितनी दूरी चली गई और कितने समय में, यानी कि प्रति सेकंड में, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। पॉइंट ए है यहाँ से, और ये पॉइंट बी है, यहाँ तक आप चले, और ये जैसे यहाँ 5 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 15 मीटर, और ये 20 मीटर। यहाँ 1 सेकंड में आ गया, यहाँ 2 में, यहाँ 3 में, और यहाँ 4 सेकंड में, ठीक है। अगर हम यहाँ स्पीड की बात करें यानी कि चाल की, तो
आप देख सकते हैं इस पॉइंट पे अगर देखें तो यहाँ दूरी कितनी थी, 5 मीटर, और समय कितना था, 1 सेकंड लिया था, ठीक है। ऐसे ही तो इसका 5 आ जाएगा। सेम अगर इसका देखें तो 10/2 तो ये भी 5 ही आएगा। ऐसे ही 15/3 तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। और 20/4 तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि अब 5 अगर मीटर है तो मीटर पर सेकंड, या किलोमीटर है तो किलोमीटर पर सेकंड उसकी स्पीड से लगातार चलता आ रहा है, यानी उसी चाल से चलता आ रहा है, ठीक है। तो इस साधारण से उदाहरण से आप समझ गए होंगे। बाकी एक ग्राफ के माध्यम से आपको समझाया, जैसे ये स्पीड है, ये मीटर में दिखा भी रहा है नीचे, और ये यहाँ से ए से बी तक चल रहा है डिस्टेंस, और उसके साथ हमने घड़ी लगा दी टाइम बटे में कि कितने समय में वहाँ पहुँच रहा है, ठीक है। आप देखते होंगे, मान लो अगर कोई 10 किलोमीटर का ही डिस्टेंस है, अगर बटे में टाइम है, अगर वो कम टाइम में पहुंच रहा है तो वैल्यू ज़्यादा आएगी, तो कहेंगे भाई इसकी स्पीड ज़्यादा है। और अगर सेम डिस्टेंस को कोई ज़्यादा टाइम में कवर कर रहा है तो हम बोलेंगे इसकी स्पीड कम है, ठीक है। वो हम इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अब इसी के पैरेलल जो दूसरी चीज़ मैंने बताई थी वेग, अब उसको समझते हैं, जो किस पे डिपेंड करेगी, डिस्प्लेसमेंट पे, यानी कि विस्थापन पे। विस्थापन कैसी राशि थी, एक सदिश राशि थी, तो वेलोसिटी भी एक सदिश राशि ही होगी, ठीक है। आप ये याद रखेंगे। तो डेफिनेशन क्या कहती है कि किसी वस्तु के विस्थापन की दर को, या एक निश्चित दिशा में प्रति सेकंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। हालांकि आपसे परिभाषा किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नहीं पूछी जाती, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमें पहले डेफिनेशन को समझना पड़ता है। बाकी मैंने क्या कहा था कि जो चाल है वो दूरी से, डिस्टेंस से बनती है, और जो वेग है वो विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट से बनता है। तो यहाँ पे हम सिंपल क्या करेंगे, अगर आपको चाल वाला फॉर्मूला याद है, क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आप उसमें क्या करेंगे, दूरी की जगह चाल की जगह उठा के वेग, ठीक है, तो वेग के दूरी की जगह बस विस्थापन कर दो, क्योंकि ये विस्थापन पे ही डिपेंड करता है, विस्थापन, ठीक है, बटे समय। ये सेम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप, पे फॉर्मूला बन जाएगा, बस दूरी को हटाओ और विस्थापन यहाँ पे प्लेस कर दो तो वेग निकल आएगा, ठीक है। जब विस्थापन सदिश है तो वेग भी क्या होगा, सदिश होगा, ठीक है। और इसका जो ऐसा ही मात्रक है वो क्या होगा, तो जब विस्थापन का मीटर है और बटे में क्या आ रहा है, समय, तो मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी। बहुत सिंपल है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर ये सदिश राशि है तो ये डायरेक्शन पे डिपेंड करेगी। आप यहाँ देख सकते हैं डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, कि स्पीड और जो वेलोसिटी है उसमें क्या अंतर है, ठीक है। अगर हमें स्पीड निकालनी है तो हम इस तरीके से, जो ये कार मार्ग फॉलो कर रही है, जो पाथ फॉलो कर रही है, ऐसे ऐसे, तो ये यहाँ से दूरी निकल आएगी, उससे हम स्पीड निकालेंगे। अगर हमें वेलोसिटी जाननी है इसकी, वे, तो उसके लिए हमें फिर इसका डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन वाला जो बिल्कुल शॉर्टेस्ट रूट होगा, यानी कि न्यूनतम दूरी स्टार्ट करने वाले पॉइंट से और लास्ट करने वाले पॉइंट पे, ठीक है, उसको लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अलग अलग निकल के आएंगे दोनों। आई होप ये आप समझ में आ गया होगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी है, इस पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और जबकि जो डिस्टेंस है और स्पीड है, इस पे दिशा का कोई प्रभाव नहीं है, ठीक है, दिशा का इफेक्ट नहीं है, और जबकि यहाँ डायरेक्शन का इफेक्ट है। अब बात करते हैं त्वरण की, यानी कि एक्सीलरेशन की, ठीक है। अभी हमने यहाँ पे क्या है, वेग यानी कि वेलोसिटी को समझ लिया है अभी तक। अब आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हमने क्या समझा है, ये वेग। अब आप इस वेग को याद रखेंगे, इस वेलोसिटी को याद रखेंगे, क्योंकि अब यही हमारे काम आने वाला है, और इसी को आगे बढ़ा के हम क्या बना देंगे, त्वरण। क्या बना देंगे, त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन, ठीक है। बस क्या है, जैसे यहाँ पे विस्थापन का रेट निकाला था पर सेकंड, ऐसे ही सेम हम अब वेग का अगर रेट निकालेंगे तो त्वरण निकल के आ जाएगा। देखते हैं कैसे, ठीक है। तो त्वरण यानी कि एक्सीलरेशन
किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की। अब हम वेग तो समझ ही चुके हैं, ठीक है, अब उसमें चेंज करना परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो सपोज करते हैं ये वेग है, अब जब इसमें चेंज होगा तो समय के हिसाब से चेंज होगा, तो वेग बटे समय की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। तो इसका मतलब ये क्या निकल के आ गया, त्वरण, ठीक है, ये एक्सीलरेशन निकल के आ गया। देखो कितना सिंपल है, अगर आपको वेग पता है तो आप त्वरण निकाल सकते हैं बस उसका जो चेंजिंग रेट है उससे, ठीक है, और वो कैसे निकलता है, तो वो बटे में आप समय लिख के निकाल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि यदि समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, जिसे मंदन कहते हैं, ठीक है। अगर आपकी जो वैल्यू है त्वरण की वो माइनस में आ रही है तो इसका मतलब वहां रिटार्डेशन हो रहा है, यानी कि मंदन। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो आप वो चीज फील करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक कार को देख सकते हैं, ये कार इस तरफ बढ़ रही है, ठीक है, और इसका जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है और उसी के हिसाब से फिर यहाँ एक्सीलरेशन आ रहा है। लेकिन जैसे ही ये ब्रेक लगाएगा यहाँ पे एंड में, आप देखना जब ये ब्रेक लगाएगा तो ये वाली जो वैल्यू है एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण वाली, इसमें क्या चेंज आएगा वो देखना, और ये वेग है, ठीक है। जस्ट आप ऑब्जर्व करो, अभी देखो, अब ये ब्रेक लगाने वाला है, अभी 3 4 इसका वेग बढ़ रहा है, और 5 अब ये 0 हो जाएगा। देखो इसने जैसे वेग घटाया तो एक्सीलरेशन एक साथ से बूस्ट अप कर गया, यानी कि बढ़ गया था, ठीक है। तो आप यहाँ समझ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रक्षेप्य गति, यानी कि प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, ठीक है, इससे भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहते हैं, इसके एग्जाम्पल से बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। हाँ, प्रक्षेप गति डायरेक्ट नहीं पूछते हैं, इसके कैसे एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको एग्जाम्पल दे देगा और ये पूछेगा कि किस गति का उदाहरण है बताइए। तो पहले समझ लेते हैं प्रक्षेप गति है क्या। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, जब कोई पिंड ऐसे नियत त्वरण के, अब आप देख रहे हैं नियत त्वरण यानी फिक्स एक्सीलरेशन के अंतर्गत गति करता है जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है, ठीक है, जिसकी दिशा पिंड के वेग की दिशा से भिन्न होती है। तो पिंड के वेग का परिमाण एवं दिशा दोनों समय के साथ बदलते रहते हैं। इसके कारण पिंड एक समतल में वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, और वक्र पथ को प्रक्षेप पथ यानी ट्रेजेक्टरी कहते हैं। यह सदैव परवलयाकार होता है। क्या कुछ उदाहरण दिए, जैसे धनुष से छूटा बाण, हवाई जहाज से गिराया बम, तोप से छूटा गोला आदि का मार्ग परवलयाकार होता है, और ये सभी प्रक्षेप गति के उदाहरण हैं। देखो अगर आप डेफिनेशन पे जाते हैं तो आपको बहुत ये डिफिकल्ट भी लग सकती है और बोरिंग भी लगे, क्योंकि आप इसे डायरेक्टली इतनी आसानी से नहीं समझ सकते, लेकिन मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ। अगर आपने कोई यहाँ जैसे इस तरीके से ग्राफ ले लेते हैं एक्स वाई, ठीक है, ये ऊंचाई वाला है, ठीक है, और ये ऐसे क्षैतिज लंबाई, ठीक है। यहाँ से अगर आपने कोई चीज इस तरीके से फेंकी ऊपर और वो इस तरीके से आगे जाके गिर जाती है, तो ये आपका कहलाता है प्रक्षेप गति। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये वस्तु यहाँ से फेंकी गई हो, ऐसा ना हो कि इसमें कोई इंजन लगा हुआ हो जो इसे इस तरीके से ले जाए, क्योंकि अगर इसमें इंजन लगा होगा तो वो हो सकता है सीधा और आगे भी ले जाए, ठीक है। जैसे एयरक्राफ्ट हुआ, जहाज हुआ, तो वो भी तो ऐसे ही उड़ता है, लेकिन उसमें इंजन लगा हुआ होता है, तो जहाज कभी भी प्रक्षेप गति नहीं करता है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दूसरा था धनुष से छूटा बाण। तो धनुष से अगर हम एक बार बाण को छोड़ देते हैं तो बाण निकल जाता है, ठीक है। जो बाण होता है या एरो होता है उसमें कोई भी इंजन नहीं लगा होता, एक बार उसको छोड़ दिया तो वो आगे जाके फिक्स जगह पे गिरेगा ही गिरेगा, ऐसा नहीं है कि वो अपने आप और आगे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हवाई जहाज से गिराया गया बम या तोप से छूटा गोला, एक बार छोड़ दिया तो बस वो उसी बल से आगे जाके अपने एक पॉइंट पे गिर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ना तो उसमें कोई इंजन है ना कोई ईंधन है फ्यूल जिससे वो और आगे बूस्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह की गति को प्रक्षेप गति कहते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको समझा दिया, जो इस तरीके से गति करता हुआ जाए और उसमें कोई इंजन ना लगा हो, ठीक है, तो वो प्रक्षेप गति के अंतर्गत आएगा। या फिर देखो जैसे एक और है, या फिर इस तरीके से भी गिर रहा हो, आप देख सकते हैं जैसे ऊपर जहाज जा रहे हैं, उसमें से कोई बॉम्ब गिरा दिया तो वो ऐसे इस तरह आके गिरेगा, तो ये भी प्रक्षेप गति होती है, ठीक है। तो कर्व टाइप में आप देख सकते हैं।
क्योंकि जब बॉम्ब को गिरा देते हैं तो उसमें भी कोई इंजन लगा नहीं होता, वो अपने एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके गिर ही जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर पायलट को मतलब किसी पॉइंट पे बम गिराना है, तो पायलट को उस पॉइंट के ऊपर एग्जैक्ट जहाज ले जाके वो बॉम्ब ड्रॉप करना है, या पहले करना है थोड़ा, या आगे जाके करना है। तो आप देख सकते हैं ये एक जहाज है, यहाँ से चलता है और इसे यहाँ बॉम्ब गिराना है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसे थोड़े पहले ही बॉम्ब को ड्रॉप कर देगा और बॉम्ब इस तरीके से आता हुआ यहाँ गिर जाएगा। तो आप सही आंसर टिक कर सकते हैं, पॉइंट से थोड़ा पहले। ऐसे ये तोप वाला एग्जांपल यहाँ पे देखो चित्र में दिया हो, ये गोला इस तरीके से आके आगे गिर जाएगा, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रक्षेप गति के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। प्रक्षेप गति एक द्विविमीय गति होती है, यानी कि टू डायरेक्शनल। जैसे हमने यहाँ एक तल बनाया था, ठीक है, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, यानी कि दो एक्सिस में होता है मोशन, इसलिए हम द्विविमीय गति कहते हैं, ठीक है। अर्थात इसे एक समतल में गति बोलते हैं, इसे एक तल या समतल हम बोल सकते हैं, ठीक है। या प्लेन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन, ठीक है। प्रक्षेप की अधिकतम दूरी को फेंकने के लिए उसे 36 से 45 के कोण पर ऊपर की, अगर आप चाहते हैं कि वो बहुत दूर तक जाए तो आप उसे एग्जैक्ट 45 के एंगल पे फेंकिए, ठीक है। दूसरा, प्रक्षेपण कोण थीटा एवं 90 माइनस थीटा, ठीक है, एक थीटा है और एक है 90 माइनस थीटा, ठीक है। इन दोनों के लिए 36 परास, यानी कि ये जो गिरने की दूरी होती है आगे चल के, वो क्या होगी, समान होगी, ठीक है। जैसे अगर 45 पे आपने फेंका तो मान लो यहाँ तक गिरी 10 मीटर पे जाके, और 90 माइनस 45 यानी कि वो भी 45 ही आएगा, उस पे फेंकी तो भी 10 मीटर पे ही गिरेगी। या फिर दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 30 एंगल पे फेंकी और वो आगे 25 मीटर पे गिरती है जाके, ठीक है। तो अगर 90 माइनस 30 यानी कि 60 पे फेंकेंगे तो भी वो 25 मीटर पे ही जाके गिरेगी, ठीक है। ये थीटा है यानी कि 30, और ये 90 माइनस थीटा यानी कि 90 माइनस 30, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अगर अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनेगा तो ये बन सकता है पक्का। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पर वेग एवं त्वरण के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है, जो डेडिकेटेड फिजिक्स का एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जाता है, जैसे एनडी एयरफोर्स, ठीक है, तो उसमें काम आएगा। लेकिन मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, यूजफुल सभी के लिए। जब इस तरीके से जाता हो, जब ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है और वहां से फिर ऐसे गिरता है, तो इस पॉइंट पे ना, तो जो इसका वेग होगा, ठीक है, वेग और जो त्वरण है, इस तरह से इनके बीच 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा, कितना, 90 डिग्री का। तो आप जस्ट फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, अगर आपको याद रहेगा तो, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यहाँ तक के ये सारे पॉइंट समझ लेते हैं, ठीक है। और अभी बाकी के सारे पॉइंट हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। अभी ये लगभग, इसको हम पार्ट 1 नाम दे देते हैं, और नेक्स्ट क्लास को हम पार्ट 2 के नाम से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। और नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसे हम वो सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, या फिर लाइव सेशन में आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में।